अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ऑसिलेशन की चैप्टर की के न्यूमेरिकल्स की पार्ट 2 वीडियो है जिसमें बाकी तमाम सवाल को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉब। ठीक है। बाय कंट्रास्ट द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम डज डिपेंड ऑन मास। एक्सप्लेन द अपेरेंट कंडीशन। जो अपेरेंट कंडीशन है उसके मदद से हमने इसे एक्सप्लेन करना है कि इसकी वजह क्या है। बेटा देखें, इस चीज़ को हम डिफरेंट वे में रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे अपेरेंट यही रहेगा। देखें, अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें जो कि स्प्रिंग का है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है, 2 पाई अंडर रूट m/k। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिकल ऑफ मास से, स्क्वायर रूट ऑफ मास से। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके पीछे ग्राउंड रीज़न क्या है? ग्राउंड रीज़न ये बेटा कि देखें, जो एक्सलेशन जो है इसमें स्प्रिंग ऑसिलेटिंग सिस्टम में, तो एक्सलेशन कुछ यूँ है -k/mx, यानी कि एक्सलेशन बेटा मास पर डिपेंडेंट है। अब देखें, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास को चेंज कर देंगे तो एक्सलेशन चेंज हो जाएगा, और जब एक्सलेशन चेंज होगा तो सेम एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए टाइम, एक्सट्रीम से मीन या मीन से एक्सट्रीम तक आने के लिए टाइम वो डिफरेंट लेगा। जब टाइम डिफरेंट लेगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, फिर आगे फर्दर जाने का टाइम, फिर वापस आने का, फिर से आने का, जब टाइम डिफरेंट होगा तो इस केस में जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हम कहेंगे जो वो वजह जो कि ग्राउंड, हम कहेंगे जो बेस वजह जो मौजूद है वो एक्सलेशन की, क्योंकि इसका एक्सलेशन मास पर डिपेंडेंट है। मास के चेंज होने से एक्सलेशन चेंज होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जब मास चेंज होगा तो उससे एक्सलेशन में चेंज आएगी, और जब एक्सलेशन चेंज होगा तो उससे टाइम पीरियड में चेंज आएगी। ठीक है। तो एक तो वजह ये, यानी कि हम इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आप यूँ कहें कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो ऑब्वियसली अगर मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। अब अगर पेंडुलम की तरफ आएँ तो पेंडुलम के टाइम पीरियड का अगर आप फार्मूला देखते हैं, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला कुछ यूँ है, 2 पाई अंडर रूट L/g। यहाँ पे कहीं पे मास नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अगर इसके लिहाज से देखा है तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ जी से। जी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड्स है। अगर जी को हम कांस्टेंट मान लें तो लेंथ कम या ज़्यादा होगी, टाइम पीरियड कम या ज़्यादा होगा। उसके पीछे वजह ये, क्योंकि इसके अगर एक्सलेशन की बात की जाए, इसके एक्सलेशन का जो फार्मूला बनाया गया था वो कुछ यूँ था, जो पहले बना था वो था जी साइन थीटा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सलेशन है, रिस्टोरिंग एक्सलेशन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है किस पर, मास पर। वो जी साइन थीटा के बराबर है, यानी कि एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। एंगल यहाँ पे ये जो बन रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट है इस तरीके से। तो चाहे अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप ऐसा रखें जिसका मास कम हो, या एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखें जिसका मास ज़्यादा हो, तो जी तो सबके लिए सेम होगा, तो चुनाचा एक्सलेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी को जब आगे बढ़ाया गया था, सब्स्टिट्यूशन वगैरह की गई थी, तो हमारे पास रिलेशनशिप कुछ में आया था -g/L, और यहाँ पर आपके पास x मौजूद था। तो देख सकते हैं एक्सलेशन अगर इस फॉर्म में भी देखते हैं पेंडुलम का, तो ये GL और x के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे कोई मास की टर्म नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई मास की टर्म नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिस्टोरिंग एक्सलेशन है मास पर डिपेंडेंट नहीं है। जब मास पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर इस केस में मास के चेंज होने से, अगर मास को हम चेंज भी करते हैं तो एक्सलेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, ज़ीरो चेंज रहेगी। तो यहाँ जो टाइम पीरियड है उसमें भी किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये अपेरेंट रीज़न रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज। उसने अपेरेंट ज़ाहिर रीज़न की बात की, तो टाइम पीरियड के फार्मूलाज भी होंगे। टाइम पीरियड इज़ डिपेंडेंट अपॉन एज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बैलेंस। और इसमें बिकॉज, बाकी एक्सेशन वाला लिखना हो तो लिखिएगा जिस तरीके से मैंने बताया, समझाया, एज अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या ठीक है।
अब उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ 6 किलोग्राम मास ऑसिलेटिंग ऑन अ 4 मीटर लॉन्ग। अब अगर आप इसका डेटा लिखें तो मास 6 किलोग्राम, अच्छा लेंथ कितनी है 4 मीटर, हमसे क्या पूछा जा रहा है टाइम पीरियड। अब इसमें मास का बेटा कुछ आया जाए नहीं, उसकी वजह यह है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है पेंडुलम के लिए वो है 2 पाई √L/g। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें बस। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे 4, जी की वैल्यू बेटा कितनी 9.8। जब इसे हल करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4.01 सेकेंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकेंड। अब बेटा इस सिस्टम में मैं एक छोटी सी आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जी का जो अंडर रूट है ना वो लगभग पाई की वैल्यू के बराबर है। ये ऐसा मत समझिएगा दोनों के बीच में कोई बहुत गहरा ताल्लुक है, बस लगभग उसके बराबर है। देयरफॉर टाइम पीरियड का जो फार्मूला है आपके पास 2 पाई √L डिवाइडेड बाई √G को मैंने अलग कर दिया। अब √G जो है वो लगभग पाई की वैल्यू के बराबर है। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा। जी ने कैंसिल, तो अब आपके पास टाइम पीरियड का एक सादा फार्मूला आ गया, लेकिन आप इसका इस्तेमाल उसी वक्त करेंगे जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह हल कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि बस यहाँ पे लेंथ रखें, टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि इसकी लेंथ कितनी थी 4 मीटर थी, तो अब अगर आप यहाँ पे 4 रखें इस जगह पर 4 का 2 हुआ, 2 × 2 कितना आ गया 4 सेकेंड। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा क्योंकि एग्जैक्टली बराबर नहीं है √G और पाई, लेकिन तकरीबन बराबर है। तो फार्मूला आपको एक हम कहेंगे उसमें हेल्प कर देगा आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनमें जल्दी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आप एक पेंडुलम है, उसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर और मास है उसका 2.5 किलोग्राम। ठीक है, और स्विंग्स विथ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से मुराद उसकी जो टोटल एनर्जी जो फिर वक्त है, टोटल एनर्जी कितनी है 0.015 जूल। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड। अब हमने ये बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अब ऐसे बेटा बुक में पेंडुलम की ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ना टोटल एनर्जी का। तो हम यहाँ पर यूँ एक कंडीशन अज्यूम कर लेंगे, दो कंडीशन में से कोई भी एक, कि देखें टोटल एनर्जी जो है वो ये इसकी है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो होगी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। तो या तो इस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम उसे टोटल एनर्जी के बराबर सब्स्टिट्यूट करें और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हुए इस हाइट को, ये जो हाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे मालूम करें। ये वाला डिस्टेंस x मालूम करें, फिर हाइट और x का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इस एम्पलीट्यूड को मालूम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे एम्पलीट्यूड दरियाफ्त कर रखा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। दूसरा ये है कि जिस तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पे सारी जो एनर्जी है टोटल एनर्जी बेटा ये है आपके पास जो ऊपर लिखी हुई टोटल एनर्जी, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, सिमिलरली मीन पोजीशन में टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, और ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी की सूरत में एट मीन पोजीशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एट मीन पोजीशन जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी will be converted into काइनेटिक एनर्जी। यानी कि फिर बेटा हम यूँ लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगी आपकी टोटल एनर्जी के, जिसे मैं ई से लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया ई से।
अब पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए मामला सेट कर लें, उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम पर मीन पोजिशन वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो वी मैक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में भी देखी थी, वो बराबर है ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टू बेटा यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट। एक्स नॉट वही एम्पलीट्यूड जो कि हम यहाँ पे मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ये एक्स नॉट। अब हमें यहाँ पर ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा फॉर पेंडुलम। पेंडुलम के लिए बेटा देखें ओमेगा जो है बेटा बराबर है अंडर जी बाय एल के, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं वी मैक्स की जगह ओमेगा की जगह पर, तो अंडर जी बाय एल इंटू एक्स नॉट। अब जरा देखते हैं वेरिएबल्स हमें सब मालूम है तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करें। हमें लेंथ मालूम है 75 सेंटीमीटर, मास मालूम है 2.5, एनर्जी मालूम है हाँ, और जी की वैल्यू भी मालूम है। तो पहला बेटा इससे अरेंज करते हैं। अब इस वी मैक्स को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ हाफ एम आएगा, इस वी मैक्स यहाँ पर आ जाएगा अंडर जी बाय एल, यहाँ पर आ गया आपका एक्स नॉट इज इक्वल टू एनर्जी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ से एनर्जी आपके पास आएगी 2L नीचे आएगा, ऊपर आएगा एम जी एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। अच्छा ये फार्मूला भी अहम है क्योंकि इसकी बुनियाद पे हम जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल सेक्शन का वो हल करेंगे। अब हमें इसमें मिला एक्स नॉट चाहिए, इतना चाहिए एक्स नॉट के लिए से अगर अरेंज करेंगे एक्स नॉट स्क्वायर के लिए तो हमारे पास आएगा ई इंटू 2L डिवाइडेड बाई एम जी। स्क्वायर हटाने के लिए रेडिकल प्लेस करें स्क्वायर रूट, ये इसमें कैंसिल हो गया। तो चुना चाहे आपके पास आया कि एक्स नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2L डिवाइडेड बाई एम जी। बेटा वैल्यूज पुटअप करते हैं, ई कितना है आपके पास यानी कि टोटल एनर्जी है 0.015 जूल। अच्छा लेंथ जो बेटा सेंटीमीटर्स में से मीटर में लेके जाएंगे, जब मीटर में लेके जाएंगे तो आपके पास आएगा 0.75 मीटर, ठीक है। मास कितना देर का 2.5, जी की वैल्यू 9.8। ये सब जब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद इसे हल करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा तो बेटा अब हम फार्मूला तो बना चुके हैं, वैल्यूज भी पुट कर दी हैं, तो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा यहाँ पे 0.03 मीटर्स, मीटर्स में आएगा, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपके पास आएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ बस, ठीक है। यानी कि सिंपल पेंडुलम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। दूसरा एक तरीका पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू भी है, लेकिन उसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्योमेट्री के थ्योरम्स वगैरह का, क्योंकि उसमें ये हमें हाइट मिलेगी, इस साइड का इस्तेमाल करेंगे, साथ में हमें फिर एंगल चाहिए होगा कि इस जगह पे क्या एंगल बन रहा है, और फिर ये एक्स किसी तौर पे मालूम किया जाएगा, फिर इसका यूज़ करते हुए या इसका और इस एंगल का यूज़ करते हुए हम इसे मालूम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, a pendulum of length L1 has a period of T1 is equal to 0.950. The length of the pendulum is adjusted to a new value L2 such that T2 is equal to 1 centimeter 1 second. What is the ratio of L2 to L1? तो बेटा आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तस्वीर बनाएंगे। पहले केस में लेंथ L1 है, टाइम पीरियड 0.595 सेकेंड है। दूसरे केस में L2 है और ये टाइम जो है टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। अभी कह रहा है कि L2 से L1 का रेशो क्या होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें मालूम है कि एस टाइम पीरियड का बेटा अगर फार्मूला हो उसका आपको याद ही होगा, अभी ऊपर हमने लिखा भी है 2π√L/g है। तो अब हमें टाइम पीरियड और लेंथ को रिलेट करना है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ से। तो अब अगर इसका रेशो बनाया जाए तो रेशो कुछ यूँ बनेगा कि T1 डिवाइडेड बाई T2
इज इक्वल टू अंडर L1 डिवाइडेड बाई L2। लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो चाहिए लेंथ्स का, जो कि टाइम पीरियड की मदद से निकालना है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके साथ आ जाएगा L1 अपान L2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर। तो T1 है आपका 0.95, इसका करेंगे स्क्वायर। पहले रेशियो देख लें किसका किससे है। हाँ ठीक है। अच्छा L2 टू इस L1 कह रहा है, चलें इसे रिवर्स कर लेंगे। डिवाइडेड बाय T2 कितना है 1 है, तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो L2 से L1 का कह रहा है, तो हम इसे रिवर्स कर लेते हैं। नीचे 0.95 का हम स्क्वायर करेंगे, और जब इसे हल किया जाएगा तब हमारे पास जो रेशो आएगा वो आएगा 1.11 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो रेशो आ गया 1.11:1 का, यानी कि जो L2 होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू L1 के, क्योंकि टाइम पीरियड में थोड़ा सा इजाफा हो गया। ठीक है, इसे आप हल कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, लेकिन मेथड यही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है, हाँ ये रहा, ऐसे देखते हैं क्या कह रहा है कि वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर सच दैट क्वेश्चन 9। एक टावर से जो एक वायर जो बेटा हैंग कर रही है, चलिए एक टावर बनाते हैं। तो एक टावर है जिससे एक वायर जो है हैंग कर रही है। वायर को चले हम किसी दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये वायर है। ठीक, सच दैट द टॉप इज़ नॉट विजिबल ड्यू टू डार्कनेस। अभी कह रहा है कि डार्कनेस की वजह से जो वायर टॉप जो है विजिबल नहीं है, लेकिन अब हम इसकी हाइट मालूम करना चाहते हैं, इस टावर की हाइट क्या रहेगी। एक वायर ऊपर से नीचे तक हैंग कर रही है, तो क्या किया जाए, इसे पेंडुलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भारी से जिसम इसके साथ हैंग करें और फिर इसे ऑसिलेट करवाएं। जब ये ऑसिलेट करेगा, यानी कि ये वायर अब जब ऑसिलेट करेगी एक पेंडुलम की सूरत में, तो अब इसका एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड होगा 2π√L/g। अब इसे लेंथ के लिए आप सेट कर लें। लेंथ के लिए जब आप सेट करेंगे तो आपके साथ आएगा T² मल्टीप्लाई टू G डिवाइडेड बाय 4π²। तो अब टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी मेजर कर लिया टाइम पीरियड, आप मेजर कर लेंगे स्टॉप वॉच के थ्रू। मिसाल के तौर पे अभी देखते हैं कि 10 ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रही हैं, उस टाइम को आप 10 ऑसिलेशन से डिवाइड करवा दें या 10 से डिवाइड करा दें, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। जो भी टाइम पीरियड आएगा उसे आप यहाँ पे पुट करें, जी की वैल्यू पुट करें, पाए रखें, आपके लेंथ आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो दरअसल बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। तो ये तरीक़ेकार रहेगा। ठीक है, तो आप कैसे अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, बाय अटैचिंग a heavy object at end of the rope, या wire, into simple pendulum। उसके बाद then मैयर द टाइम पीरियड। अच्छा बेटा, मैयर और कैलकुलेट में फ़र्क होता है। मैयर बेटा जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप करते हैं प्रैक्टिकली, तो आप स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम पीरियड मैयर करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको लेंथ तो मालूम ही नहीं। लेकिन जब टाइम पीरियड मैयर हो जाएगा एंड यूजिंग द फार्मूला लेंथ ऑफ वायर will be determined, which is
हाइट ऑफ टावर, जो कि हाइट ऑफ टावर के बराबर है। तो ये तरीक़ेकार है। नीचे फिर आप ये फार्मूला वगैरह लिख दीजिएगा। अब 10वां सवाल क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिकेज बाय फैक्टर ऑफ 20 इन 120 सेकेंड, बाय व्हाट फैक्टर हैज़ इट्स एनर्जी डिकेड इन दैट टाइम। अभी कह रहे हैं कि एनर्जी में कितनी कमी होगी अगर उसका एम्पलीट्यूड है 20 गुना कम हो जाए, 20 टाइम्स कम हो जाए। और अच्छा, और टाइम का यहाँ पे ये 120 सेकंड का यहाँ पे कोई वो नहीं, किरदार नहीं है। अगर ये कहता है कि रेट क्या है, तो रेट के लिए फिर हम इसका शायद इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि वाट फैक्टर एनर्जी हैज़ इट्स एनर्जी डिकेड इन दैट टाइम। अब बेटा इसके लिए हम नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट जो y1 है बेटा y के बराबर है। अब ये कह रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 20 टाइम्स रिड्यूस हो गया, 1/20y हो गया। तो पहले जो एनर्जी है बेटा उसे आप ई मान लें, टोटल एनर्जी को। अब हमसे कहा जा रहा है कि E2 क्या रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक फार्मूला बनाया था पेंडुलम की एनर्जी के लिए, और वो कुछ यूँ था कि पेंडुलम की जो एनर्जी है वो बराबर है mg x0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। अब x0 की जगह पर हम यहाँ पे y0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस रिलेशनशिप के थ्रू देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल एनर्जी y0 स्क्वायर के, ठीक है। तो यानी कि एम्पलीट्यूड के। अब अगर आप रेशो बनाएं तो रेशो भी बन जाएगा, E2/E1 बराबर आएगा y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर। बेटा रेशो में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो 2 के सामने 2 और 1 के सामने 1 आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ लिखूँगी ए इस पर ए इज़ इक्वल टू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी, तो ए इसका जो रेशो होगा वो बी इसके रेशो के सिंपली बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका डी से रेशो देखा जाए तो आप देख सकते हैं डी से इसका डायरेक्ट का ताल्लुक इन्वर्स का, तो A1/E2 बराबर आएगा D2/D1। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चूँकि अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो 2 के सामने 2 आएगा, 1 के सामने 1 आएगा। तो E2 अपान पहले एनर्जी चलें E है, y2 कितना 1/20y ऊपर स्क्वायर, नीचे y का स्क्वायर, 1/20 का स्क्वायर आएगा 1/400, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। पूछना अच्छा, अब जो एनर्जी जो होगी वो होगी 1/400 टाइम्स ऑफ एनर्जी ई, यानी कि अब जो एनर्जी के अंदर जो रिडक्शन आएगी 1/400 के फैक्टर से आएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, द एनर्जी है डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 400। तो ये थे बेटा आपके न्यूमेरिकल्स। अब बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके से MCQ न्यूमेरिकल्स आपको शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।